नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के अदर एग्जाम्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 117। अगला प्रश्न है, अनुदान की मांग यानी डिमांड फॉर ग्रांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कुल अनुमानों के संबंध में लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत निकाली जा सकने वाली राशि का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है 1/6। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड किस संवैधानिक प्राधिकरण के अधीन रखी गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए कितने प्रकार के कोष का प्रावधान करता है? तो 3 प्रकार की होती है। तो 3 होती है, जिसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग अनुच्छेद 266 के अंदर देखते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको अनुच्छेद 267 के अंदर देखते हैं। और भारत के लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये 3 प्रकार की कोष निधि होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को संसद द्वारा पुनः बैठक के बाद कितने दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक्स के अंदर। जो राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है दोस्तों, जिसको अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग, वो आर्टिकल किस में निहित होता है? आर्टिकल 123 में निहित होता है। तो पार्लियामेंट जब रिसेस में होता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो जब फिर से रीअसेंबल होता है पार्लियामेंट, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको पास कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संसद की किस प्रकार की शक्ति है? तो क्वासी जुडिशियल पावर है, यानी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव इसके हिसाब से होता है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो पहला कंडीशन उसमें यह है दोस्तों, जब राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करता है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है उसके इफेक्ट में, जब राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा होती है यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगता है। तो कौन सा आर्टिकल से लगता है दोस्तों? आर्टिकल 352 से। आप याद रखिएगा, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी। एक होता है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, जिसमें कि स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फेल होने के कारण उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हो तो उस पर संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से संयुक्त अनुरोध करते हैं तो तब बना सकती है। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर धन विधेयक वापस करना होगा? तो 14 दिन के भीतर। तो धन विधेयक के केस में दोस्तों, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होता है, उसे 14 दिन के अंदर विथ अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट उसको वापस करना होता है। अदरवाइज अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती है राज्यसभा, तो उसे पास समझा जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव कौन पारित करता है? तो केवल लोकसभा। समाप्त करने का, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है समाप्त करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगाना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी विशेष बहुमत चाहिए होती है, जो कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट ऑन वोटिंग जो है संसद में मेंबर होने चाहिए। तो उसके केस में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? हमने देखा विशेष बहुमत, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का 50%। कुल सदस्यता यानी कि 545 अगर लोकसभा में है, प्लस राज्यसभा में अगर 245 है, तो इन दोनों को जोड़कर
इसका 50% मिनिमम होना चाहिए और सदन में उस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत ये होना चाहिए उपस्थित और वोट करते हुए। तो इस मेजोरिटी के अंतर्गत हम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय संसद राष्ट्रीय हित की राज्य सूचियों में कानून बनाती है? तो अनुच्छेद 249 में कानून बनाती है राज्य सूचियों में। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 123 यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत होता है। भारतीय संसद को संप्रभु नहीं कहा सकता है, यानी सोवरेन नहीं कहा सकता है। संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि जो पार्लियामेंट के सोवरेनिटी पर जो लिमिट लगाते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो संविधान की लिखित प्रकृति, यानी कि रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सारे प्रावधान लिखित तौर पे है। तो संसद जो है रैंडमली कोई भी काम नहीं कर सकती है, उसे संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। संघीय शासन प्रणाली, यानी कि फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों होते हैं, तो ये भी पार्लियामेंट की संप्रभुता को सीमित करता है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली यानी जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या होता है, संसद अगर कोई कानून बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू उस पर एक्शन ले सकती है और इवन उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन यानी कानून को वो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, अगर संसद को ऐसा कानून बनाती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है तो उसके केस में भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का। आप आर्टिकल्स से याद रखिएगा दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी आर्टिकल्स को ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कभी मैच द फॉलोइंग्स में आपको एलिमिनेट करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय वोट का सिद्धांत, यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो होता है वो राष्ट्रपति के शासन में भी, राष्ट्रपति के भी चयन में इसे यूज किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर में भी इसे यूज किया जाता है। इस पद्धति को आप याद रखिएगा। संसद सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। और किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है, मंत्री को नहीं चुना जा सकता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक किसे कहा गया? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी को, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे, यानी फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। संसद की प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 30, केवल लोकसभा से। दोस्तों जितनी भी कमिटीज होती है उसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स एस्टिमेट कमेटी में होते हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम्स में पूछा गया था, तो आप इसे याद रखिएगा, 30 होता है, जो कि केवल और केवल लोकसभा से होता है। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति किस सिफारिश पर बनाई गई थी? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही होना चाहिए, राज्यसभा से नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऐसा नहीं था। स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, विभाग से संबंधित कितने स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमेटी है? तो 24 स्टैंडिंग कमेटी है। प्रत्येक स्थायी समिति में कितने सदस्य हैं? तो 31 सदस्य होते हैं प्रत्येक स्टैंडिंग कमेटी में। तो लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो रेखा शर्मा ने।
महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 से राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो विजया भारती सयानी, ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। विजया भारती सयानी वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, प्रक्रिया, शक्ति, अधिकार क्षेत्र आदि का वर्णन करती है? तो अनुच्छेद 124 से 147। अनुच्छेद 123 आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के निहित अंदर निहित है। तो 1900 तो उसके बाद जस्ट 124 से 147 आप इस तरह से याद रख सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 न्यायाधीश है, 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में निर्णय लिया गया था कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा? तो दूसरे न्यायाधीश का मामला यानी सेकंड जजेस केसेस को के केस में कहा गया था। दोस्तों अलग अलग तरह के जजेस केसेस आए, जैसे फर्स्ट जजेस केसेस था, सेकंड जजेस केसेस था, इस तरह करके थर्ड जजेस केसेस था। तो आप इसे देख लीजिएगा। फर्स्ट जजेस केसेस में यह कहा गया था कि जो जज है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसके कंसल्टेशन के साथ वो किससे कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कंसल्ट करता है। तो उसे मेयरली कंसल्टेशन बताया गया था, कॉन्ग्रेंस नहीं बताया गया था कि बस कंसल्ट करते हैं और जो उसका फाइनल डिसीजन है वो प्रेसिडेंट खुद लेता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बैग प्रेसिडेंट उस चीज का डिसीजन लेता है। लेकिन सेकंड जज केसेस में ये कहा गया था कि नहीं, वो कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए, वो कॉन्करेंस होना चाहिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनकी जो सहमति है वो अनिवार्य होगा, तभी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कर सकता है। फिर थर्ड जजेस केसेस में ये कहा गया था कि एटलीस्ट 4 ऐसे होने चाहिए जिसमें कि अगर इक्वल वोटिंग में 2 जजेस भी अब्सटेंड कर जाए कि इस पर्टिकुलर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित किया जाए, तो वो चीज नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह के 3 जजेस जो केसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी सही है। उसे 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों की अधिवक्ता होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि इसमें कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के कारण, यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के कारण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा के में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए? तो लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के सदस्य कौन है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इम्पीचमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज में, तो अगर उसमें जो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि 100 जो है लोकसभा से और 50 राज्यसभा से अगर सर्वबहुमति देते हैं, तो स्पीकर एक कमेटी गठित करता है। उस कमेटी में तीन मेंबर होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसमें होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, ये होते हैं। तो वो अगर उनके नज़र में ऐसा होता है कि वो जो उन पे जो आरोप लगाया गया है न्यायाधीश के खिलाफ, अगर आरोप लगाया गया वो अगर सत्य है, तो फिर वो आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। किस संस्था को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक भी कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में किसी भी चर्चा पर रोक लगाई गई है? तो अनुच्छेद 121। केंद्र और राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद के संबंध में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंदर आता है? यानी कि अगर केंद्र और एक राज्य के बीच में अगर मतभेद है,
या फिर केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच में मतभेद है, या फिर राज्यों के बीच में मतभेद है, तो इसके लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र आता है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, यानी मूल अधिकारिता के अंदर आता है। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, यानी अपीलेट जुरिस्डिक्शन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 132। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 143। भारत में न्यायालय की दीवानी अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट का क्या अर्थ है? तो किसी भी न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना, ये सिविल कंटेम्प्ट है। यानी कि न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है और उसे अगर पालन नहीं किया जाता है, जानबूझ के अवज्ञा की जाती है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। पहला प्रश्न, न्यायालय की आपराधिक अवमानना का क्या अर्थ है, यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का क्या अर्थ है? तो किसी न्यायालय को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति करता है। दूसरा है किसी न्यायालय की कार्यवाही के उचित क्रम में पूर्वाग्रह रखता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में वो रुकावट पैदा करता है। तो उस सब सारे केसेस में वो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? तो अनुच्छेद 141 से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देते हैं। नहीं, ये तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है, ये भी सही है। और वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1862 ईस्वी में हुई थी। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? अनुच्छेद 275। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है? तो अनुच्छेद 66। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, यानी कि पार्डनिंग पावर से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72। निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? तो सभी के रूप में, यानी कि प्रेशर ग्रुप के रूप में ट्रेड यूनियन को जाना जाता है, जाति समूह को जाना जाता है, आदिवासी संगठन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में संशोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया गया, जहां पर यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 217। लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र था। पहला प्रश्न है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट, ये विशेषता नहीं है ना। जबकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज ये है। गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट ये भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण ये भी सही है। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत का चुनाव आयोग। दोस्तों, स्टेट में जो चुनाव आयोग होते हैं यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो पंचायत राज्यों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? तो अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। आम चुनाव में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक दिल्ली है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है। वह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों, एग्जाम्स में कभी कभी ये पूछा जाता है कि अभी जो करंट वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन से वे मुख्य न्यायाधीश है? तो 50वें हैं, ऐसे याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो।
यानी कि अगर उनकी आयु कम है तो 6 वर्ष तक ही वो रह सकते हैं। और अगर सपोज वो 62 वर्ष की आयु में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं तो उनका कार्यकाल बस 3 साल का रहेगा, क्योंकि वो 65 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में चुनाव चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। एक मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते हैं? तो मद्रास राज्य बनाम चंपक दुराई राजन। दोस्तों इस तरह के केसेस आप याद रखेगा, जैसे केशवानंदा भारती केसेस में ये कहा गया है कि ये जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया गया था कि अगर कोई लॉ ऐसा बनता है पार्लियामेंट के द्वारा जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को सही नहीं ठहरा या उसके अगेंस्ट में होती है, तो ऐसे जो लॉ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको एब्रोगेट करती है। तो अगर संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता स्थापित करने का के लिए निर्देशित है? तो अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद आर्टिकल 35 से 52 तक जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 आता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और वो किससे लिया गया है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य किसके अनुरूप है? तो केंद्र में प्रधानमंत्री। तो केंद्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से यूनियन कैबिनेट का हेड होता है, उसी तरह से स्टेट कैबिनेट का हेड उस पर्टिकुलर स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनकी शक्तियां उसके अनुरूप है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राज्य के राज्यपाल को देता है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 148 के अंदर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी कम हो। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष की आयु में सीएजी बन जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो 65 वर्ष की आयु तक सीएजी बना रहेगा, वो उसमें आप 6 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी कि वो 61 वर्ष तक ही बन सकता है, उसके बाद वो रिटायर होगा। या सपोज कीजिए कि कोई कोई व्यक्ति अगर 62 वर्ष की उम्र में बना हो, तो वो 65 वर्ष की आयु अटेंड करते करते ऐसा नहीं कि वो 6 साल और यानी कि 68 वर्ष की आयु तक रह सकता है। अगर वो 65 वर्ष की आयु उसकी हो जाती है तो 3 साल के अंदर ही वो रिटायर हो जाता है। तो इस तरह का प्रोविजन है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, जो कि प्रियम्बल में भी कहा गया था कि इस डेट में एडॉप्ट और इनेक्ट किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है किससे? तो उपाधियों के उन्मूलन से, अबॉलिशन ऑफ टाइटल से। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। दोस्तों ये सब फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी आता है। तो आर्टिकल 14 में कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहता है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इससे। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो इस तरह के आर्टिकल से आप हमेशा याद रखिएगा। मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संसद सदस्यों को कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है? तो उपचुनाव के माध्यम से। यानी कि अगर संसद के सदस्य बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र देते हैं, तो उनकी जो जगह रिक्त होती है उसे उपचुनावों के माध्यम से फिर से भरा जाता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान किस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा, यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ कहता है। तो निजता यानी कि प्राइवेसी होती है, तो प्राइवेसी का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी जो होता है, निजता का अधिकार, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रेट है? 5 प्रकार के हैं, हैबस कॉर्पस, मंडामस, सर्टोरारी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। यानी कि हैबस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसमें कि अगर किसी को बंदी किया जाता है तो कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाना चाहिए। मंडामस यानी परामर्श, यानी कि ये ऑफिस में अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये परामर्श हो सकता है।
सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए इक्विवेलेंट टू, यानी कि इस वारंट और अथॉरिटी से अगर किसी लोअर कोर्ट्स ने कुछ लॉ लॉ पे अपना जजमेंट दिया है तो उससे रिलेटेड है। तो इस तरह के जो है आप इसे पांचों को याद रख लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54। तो जो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हो दोस्तों, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो 15वें राष्ट्रपति, आप इसे याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति किस भारतीय सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना इसके। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में आपको कुछ बताते हैं कि इसमें जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, उसके निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा में आपको पता है 545 में से 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कमेटी से नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट करते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के जो 12 मेंबर जो होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, जहाँ जहाँ पर है, जिस स्टेट्स में है, सारे स्टेट्स में नहीं है, जिस जिस स्टेट में है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भाग लेते हैं, तो उनका चुनाव, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी उसके इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है, के पास है। माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यानी पार्डनिंग पावर। तो अगर मृत्युदंड दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसका पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति के द्वारा के पास है। क्षमादान, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है दोस्तों, अगर सपोज कीजिए कि हाई कोर्ट जो है तो किसी को मृत्युदंड देता है, तो उसे जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकता है, उसका नेचर ऑफ जो पनिशमेंट है उसे चेंज कर सकता है। कि सपोज उसे मृत्युदंड दिया गया है तो उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता। तो पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम संविधान में अनुच्छेद 21(a) को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 86वां संशोधन अधिनियम 2002। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो 42वां संशोधन पारित किया गया था। 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों इस तरह के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वेरियस एग्जाम, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस आदि में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते हुए, और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए एग्जाम से पहले, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।